नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने उत्तराखंड वासियों से वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेंगे। उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के मुखिया का वादा है कि अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर सियासी हमला बोला है। संभवतः अक्टूबर माह तक इनका काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होते ही हम इस विधेयक को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जल्द बनने वाला है, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगा। दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी वर्ष अक्टूबर में कानून को लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो चुका है और थोड़ा इसकी प्रक्रिया कठिन है। बहुत सारे प्रावधान हमको बदलने पड़ रहे हैं। उसके लिए भी एक हमारे मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो लगातार काम कर रही है और संभवतः अक्टूबर माह तक इनका काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होते ही हम इस विधेयक को उत्तराखंड के अंदर लागू कर देंगे। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक राष्ट्र के मजबूत होने के लिए ये जरूरी है कि सबके लिए समान अधिकार और कर्तव्यों के साथ हम कार्य करें। जब हर व्यक्ति को समान कानूनों के तहत न्याय मिलेगा तो निश्चित रूप से समाज में जो भेदभाव है, असमानता है, वो कम होगी। और विशेषकर मैं ये कहूँ कि ये जो समान नागरिक संहिता का कानून है, ये देश की जो आधी आबादी है यानी कि हमारी मातृशक्ति, उस मातृशक्ति का ये पूरा कानून है। 50% आबादी का ये 100% का कानून है समान नागरिक संहिता। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यूसीसी को लेकर काम कर रहे हैं। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति बनाई गई थी, जिसमें ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को दिया गया। सरकार ने कानूनी जामा पहनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसमें कई व्यक्तिगत कानून, विशेषकर धार्मिक कानून, जो महिलाओं के लिए बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से जो है व्यवहार में आते हैं, उस प्रकार के कानून इसमें समाप्त होंगे। मुस्लिम महिलाओं में जो तमाम कुरीतियाँ हैं, इद्दत, हलाला, ऐसी कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं का अंत होगा और समान नागरिक संहिता के तहत जो भेदपूर्ण प्रथाएं हैं उनको समाप्त होगा और जो महिलाएं हैं उनको उनके अधिकार मिल पाएंगे। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा तथा ये विभिन्न समुदाय के बीच की जो खाई है वो कम करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि कानून की नजर में सभी एक समान हो जाएंगे। शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वरीय के नियम सभी के लिए एक समान होंगे। दूसरी तरफ अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। नियमावली तैयार करने का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है और जल्द ही नियमावली तैयार की जाएगी। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। एक बात आपने अभी जो उल्लेख किया लिव इन रिलेशनशिप का, उसका भी हमने इसमें प्रावधान कर दिया क्योंकि देश के अंदर आज ये बड़ी समस्या इस रूप में आ गई है। हम उसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे जब विधेयक पारित हुआ तो बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने भी मुझसे ये प्रश्न किया कि आपने जो है ये लिव इन रिलेशनशिप में ये आपने ये रजिस्ट्रेशन इत्यादि क्यों कर दिया। हमने कहा रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ये इसलिए की है कि केवल उनके माता पिता को जानकारी हो और माता पिता को जानकारी होने के साथ साथ में कई बार साथ में रहते हैं, आज अच्छे संबंध होते हैं, कुछ समय के बाद उनके संबंध खराब हो जाते हैं और उसके बाद जो घटनाएं सामने आई तो हमारा इसके पीछे हेतु केवल एक ही था कि जो आज के हमारे ये बेटे बेटियां बच्चे हैं जो इस लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता थी। इसलिए हमने इसका प्रावधान किया कि इस आयु से लेकर इस आयु तक के लोगों को
उनके माता पिता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। नई दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मेरू पहाड़ फाउंडेशन ने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के लिए समान नागरिक कानून लागू करना सरकार का संकल्प रहा है। ये न्यायिक प्रणाली को और सरल और प्रभावी भी बनाएगा। जो आज काफी जटिलताएं हैं उसको भी आसान करेगा और विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग अलग कानून होने से जो न्यायिक प्रणाली है उसमें जटिलता बढ़ती है और न्याय प्राप्त करने में समय और संसाधन दोनों ही ज़्यादा लग जाते हैं। लोगों को काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। इसके विधेयक के हमारे यहाँ लागू हो जाने के बाद निश्चित रूप से लोगों के लिए एक जो सरलीकरण का हमारा मंत्र है वो प्रभावी रूप से काम करेगा और इस समान नागरिक संहिता के तहत एक समान कानून होने से न्यायिक प्रक्रिया सरल होगी और न्याय प्राप्त करना बहुत आसान होगा। समिति के सभी पक्षों के साथ बैठक कर और सुझाव लेकर सरकार ने इसी वर्ष फरवरी में रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने तुरंत बाद इसे विधानसभा से पारित कराया और 11 मार्च को राष्ट्रपति भवन से इसे स्वीकृति मिल गई। इसकी नियमावली बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज के कई वर्ग, विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक साबित होगा। हमने सबसे पहला काम, क्योंकि पहला जो मंत्रिमंडल का डिसीजन था वो सिंगल डिसीजन हमने लिया और हमने कहा कि हम इसके लिए जो हमने कमेटी बनानी है, एक कमेटी बना दी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया 27 मई 2022 को और इसने उत्तराखंड के 13 जिलों में विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों से बात की। हमको 4 तारीख को जो है इसका ड्राफ्ट मिला। 5 तारीख को ही हमने कैबिनेट की बैठक कर दी और विधानसभा का सत्र हमने पहले ही प्रस्तावित किया हुआ था। 6 तारीख को इस बिल को जो है विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया, चर्चा हुई और 7 फरवरी 2024 को ये बिल हमारा विधानसभा में पारित हो गया, यानी कि विधेयक बन गया। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति महोदया को, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है कि राष्ट्रपति महोदया की भी इसमें स्वीकृति होती है, तो राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको 11 मार्च 2024 को ही अपनी सहमति दे दी। इसमें लिव इन संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। लिव इन में रहने वालों को केवल पंजीकरण कराना होगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद व अपराध को रोका जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से इस पोर्टल पर आसानी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। इस पोर्टल को लगभग 90% तक तैयार कर लिया गया है। भाइयों बहनों, आज हम लोग सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समाज के लिए, उसकी स्थापना के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देश के अंदर मोदी जी के इन 10 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। समान नागरिक संहिता की जो शुरुआत है वो देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ से देवभूमि से माँ गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है वो आने वाले समय में पूरे देश को लाभान्वित करेगी। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन अध्यक्ष मथुरादास जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट में जो बातें रखी गई थी सिर्फ और सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अंदर भी है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर बनाए गए प्रपोजल हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए समान नागरिक संहिता को आधार बना रही है। इससे उत्तराखंड की जनता को क्या विशेष लाभ मिलेगा, ये समझ से परे है। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत कुछ नया उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं लाए हैं। 2-4 बातें वही बातें समावेश किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश कर चुका है। जैसे लिव इन रिलेशन का मामला है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे। जनजातियों को, टोटली जनजातियों के ऊपर कहीं पर लागू नहीं होगा,
ये भी इन्होंने अभी किया है। नया कुछ भी नहीं है। अगर नया कुछ करें तो हम कहें कि हाँ कुछ किया है, केवल राजनीतिक उद्देश्य से यूसीसी का हवा पैदा किया जा रहा है। बाकी यूसीसी में कोई नयापन नहीं है, कोई नई बात नहीं है, न जनता को फ़ायदा हो रहा है, न जनता को कोई उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, कहीं कुछ नहीं है। ये केवल हम बार बार इस बात को इसलिए करें, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार यूसीसी की बात करती है। दिल्ली में अभिनंदन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी के अलावा सख्त नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद कानून समेत कई बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने दंगा रोकने के लिए कानून बना दिया। अब देवभूमि में कोई भी दंगा करेगा, आपने देखा होगा हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक बड़ी साजिश हुई थी उपद्रव करने की, तोड़फोड़ करने की, एक दंगा करने की, आगजनी करने की। भाइयों बहनों, हमने उस दंगे को वहीं पर रोका, वहीं पर तत्काल कार्रवाई करी और कानूनी कार्रवाई करी। जिनको आज भी जिन लोगों ने दंगा किया है उनकी जो उचित स्थान उनका है, उनको वहीं उचित स्थान पर भेजा गया है और भविष्य में इस प्रकार का कोई दंगा ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, उसके लिए दंगा रोकने का कानून बना दिया है। अब कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। धर्मांतरण हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा था। हमने धर्मांतरण रोकने के लिए वहाँ कठोर कानून बना दिया, 10 साल तक की सजा का उसको प्रावधान कर दिया है। बिना जिलाधिकारी के अब कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। कहीं पर भी शिकायत आएगी तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने नकल रोकने के लिए कानून बनाया है और हमारा जो नकल रोकने वाला कानून है आज बहुत प्रभावी हो रहा है। उत्तराखंड में हमने पिछले 3 सालों में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी नियुक्तियां दे दी हैं। उन सरकारी नियुक्तियों में कहीं पर भी एक भी नकल का मामला नहीं आया। उनका कानून आने के बाद बेटे और बेटी दोनों का चयन हो गया और कुछ एक मामलों में तो ऐसा हुआ है कि जो किसी भी परीक्षा में बैठ रहे थे चयन नहीं हो रहा था। अब एक ही परीक्षार्थी का एक में चयन हो रहा है, एक परीक्षा में एक नौकरी लग रही है, फिर दूसरी लग जा रही है, दूसरी के साथ तीसरी लग जा रही है, चौथी लग जा रही है और कुछ एक तो मुझे मिले जिनकी 5-5 नौकरियां लग गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेशवासियों से यूसीसी को लेकर वादा किया था और अब सरकार इसे पूरा करने जा रही है, जिस पर विपक्ष का सवाल भी है। लेकिन जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड की यूसीसी को केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देशवासियों से यूसीसी लागू करने का वादा किया है। हालांकि किसी बात को लेकर वादा करना और उसे पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र में बीजेपी की बहुमत वाली नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। दिल्ली में मेरो पहाड़ फाउंडेशन की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी पारित होने पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने राज्यवासियों से वायदा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। पिछले दिनों विधानसभा में विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। हमने जैसे ही हम सरकार में आए, हमने सबसे पहला काम, क्योंकि पहला जो मंत्रिमंडल का डिसीजन था वो सिंगल डिसीजन हमने लिया और हमने कहा कि हम इसके लिए जो हमने कमेटी बनानी है, एक कमेटी बना दी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया 27 मई 2022 को और इसने उत्तराखंड के 13 जिलों में विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों से बात की, धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, महिलाओं के संगठनों से भी बात की, अनेक साधु संतों से भी बात की और हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जाकर उनसे भी उनके भी सुझाव दिए
और लगभग मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 2,25,000 के करीब इस संबंध में हमको सुझाव प्राप्त हुए। ये कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के लोगों की जागरूकता, उनका समर्पण ये दर्शाता है कि किसी विधेयक को बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमको सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने न केवल आम नागरिकों से परामर्श किया, बल्कि सभी राजनीतिक दल के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया कि वह भी आए और वह भी अपने सुझाव दें। विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गों से और वैधानिक आयोगों के प्रमुखों से भी उसको सुझाव दिए गए। इससे सुनिश्चित हुआ कि हर वर्ग और समुदाय की चिंताएं इन सुझावों को ध्यान में रखा जाए। माने कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हो सकते हैं, मैं सरल भाषा में कहूँ तो समस्त हितधारक, उन समस्त हितधारकों को हमने उसमें आमंत्रित किया। सबके सुझाव लिए गए, जनसंवाद के कार्यक्रम हुए और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि सीधे लोगों से मिलकर जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करना, उनको समझना और विधेयक के माध्यम से उनको प्रस्तुत करना। इस प्रक्रिया ने हमें न केवल यूसीसी के जो एक बेहतर मसौदा हो सकता है उसको बनाने में मदद की, बल्कि लोगों के बीच में एक विश्वास और पारदर्शिता को भी प्रगाढ़ करने का काम इसने किया। और सब मिला, जैसा अभी सत्ता जी ने भी बताया, अन्य लोगों ने भी बताया कि हमको 4 तारीख को जो है इसका ड्राफ्ट मिला। 5 तारीख को ही हमने कैबिनेट की बैठक कर दी और विधानसभा का सत्र हमने पहले ही प्रस्तावित किया हुआ था। 6 तारीख को इस बिल को जो है विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया, चर्चा हुई और 7 फरवरी 2024 को ये बिल हमारा विधानसभा में पारित हो गया, यानी कि विधेयक बन गया। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति महोदया को, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है कि राष्ट्रपति महोदया की भी इसमें स्वीकृति होती है, तो राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको 11 मार्च 2024 को ही अपनी सहमति दे दी। और इस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो चुका है। और थोड़ा इसकी प्रक्रिया कठिन है, बहुत सारे प्रावधान हमको बदलने पड़ रहे हैं। उसके लिए भी एक हमारे मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो लगातार काम कर रही है और संभवतः अक्टूबर माह तक इनका काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होते ही हम इस विधेयक को उत्तराखंड के अंदर लागू कर देंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बीजेपी अब अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रही है, जिसको लेकर आगामी 14 और 15 तारीख को राजधानी देहरादून में बीजेपी के द्वारा प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को जीत के दी है। इसके लिए उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तय की जाएगी। कि जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी की एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिबरहेड़ी गांव में वोट डालने जा रही मुस्लिम महिलाओं पर पत्थरबाजी की गई। घटना राजकीय विद्यालय नंबर 2 के वार्ड नंबर 53 और 54 की है।
बीते दिन मंगलौर उपचुनाव के दौरान हंगामा और फायरिंग हो गई थी। वहीं अब उपचुनाव के दौरान का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा मतदाता के साथ पोलिंग बूथ पर गाली गलौज और धक्का मुक्की कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद से उत्तराखंड पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फर्जी वोट डालना है, जेल चली जाएगी। चलो रे फर्जी वोट डालना है यहाँ पे, फर्जी वोट डालना है। इसके पास लिए वही डालेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर बीते दिनों तेज बारिश के चलते पनियाली पुल टूट गया, जिस वजह से 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। हालांकि पुल का कार्य सुचारू है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मौके पर तैनात की गई है। फिलहाल स्थानीय ग्रामीण जान हथेली पर रखकर गदेरा पार करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि पनियाली पुल टूट जाने की वजह से उन्हें पैदल सफ़र तय करना पड़ रहा है। गघेरा का जलस्तर कम होने पर ही ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। आना जाना बंद हो गया, बारिश आ रही है, नाले में लोग आने जाने को डर रहे हैं। ना मजदूरी, रोजी रोटी मजदूरी के लिए भी आदमी फैक्ट्री में जाने के लिए इंकार हो रहा है। नदी आ गई है, राशन पानी नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं तो उनको ले जाने की सुविधा नहीं है। रोड टूटा हुआ है, कोई नदी पार कैसे रिक्शे कर रहे हैं, उधर से इनकार, प्रशासन भी इनकार कर रहा है कि नदी पानी में मत आइएगा बह जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा। कुछ सोचना दीजिए, आगे कुछ काम का होना चाहिए, राज्य से कहीं सेवा मिलनी चाहिए। डैम से आप एसडीएम साहब से कह के कुछ होना चाहिए। 4-5 गांव पड़े हुए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलने डर के मारे। रास्ते में टाइगर का भय होता है, हाथियाँ होते हैं, अकेले आदमी कैसे जंगल में पार करेगा। बहुत परेशानी है साहब। गांव से हैं, कुनके गांव है हमारा, उधर से हम कुमेरिया होते हैं। जो मेन हाईवे है हमारा कुमेरिया है। मार्च करके आए हैं हम पैदल। उधर हमको 7-8 किलोमीटर का एरिया है ये, कुमेरिया से महान तक का पैदल मार्च करके आए। तो वहाँ पर रास्ते में हमको हाथी मिला और बाघ ने दहाड़ मारी, तो बहुत डरते भागते आए। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है ये, क्योंकि जब से पुल टूटा है तब तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। लोग पैदल मार्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, बरसात में छोटे बच्चे भीगते भागते जा रहे हैं, ये नाले को पार करके जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी किनारे बने कुमाऊं स्टोन क्रशर में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक मोटर का तार जोड़ रहा था, तभी युवक करंट की चपेट में आ गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोटर के तार लगा रहा था, उसी दौरान करंट लगा। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, जब देखा तो उठाया जाके। आपका नाम क्या है? रवि। क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम। कहाँ? कमास्टोन करे से। मैं भी कुछ ना ही, इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था। ठीक, मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया, करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए। ठीक, वहाँ से जो लाए इन्हें 10-15 मैंने 1-1.5 घंटा इन्हें हुआ मट्टी में गाड़े तरह की बत्ती लगवाने के, जैसे मान लो करंट लग जाता तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियाँ लाए, जले हियाँ लाए, तले उनको कुछ ना रहेगा और इन्हें हियाँ ना आकर ठंडी बोतल चढ़वा दी। खबर जसपुर से है, जहां उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम ने 3 स्कूल वैन और 2 अन्य वाहनों को सीज किया है। साथ ही 14 बड़े वाहनों की चालानी कार्रवाई की है। जिन वाहनों को सीज किया गया है उनका टैक्स, फिटनेस परमिट जैसा कोई कागज नहीं था। महोदय का भी आज एक विशेष चेकिंग का आदेश था। उसी के क्रम में जसपुर से चूँकि काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, तो उसके अनुपालन में आज हमने स्कूल बसों के खिलाफ एक ड्राइव ऑर्गेनाइज की है। इसमें हमने 3 स्कूल बसें सीज करी हैं और 2 हमने और अन्य वाहन सीज करे हैं। कुल
14 से 15 वाहनों के हमने चालान किए हैं और प्राय देखा गया जो सीज करी गई हैं इनमें इनके फिटनेस टैक्स परमिट कोई कागज़ नहीं था, जिस कारण इनको सीज कर दिया गया है। आगे भी सर किस तरह की बिल्कुल निरंतर करते आ रहे हैं और भी करते रहेंगे। विशेष फोकस हमारा यहाँ पे ये स्कूल मैजिक्स हैं और ऑटो टेम्पो, इनकी काफ़ी शिकायतें ओवरलोडिंग की हो रही है। हम लगातार कार्य कर रहे हैं और अब इन पर डायरेक्ट सीज की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।